जून 1999 अरब सागर की अतल गहराइयां। रात के 2 बजे एक भारतीय पनडुब्बी बिना किसी आवाज के समुद्र की 200 मीटर नीचे काले पानी में चल रही थी। उसके सोनार ने एक संकेत पकड़ा। पाकिस्तानी नौसेना का एक युद्धपोत ऊपर सतह पर। पनडुब्बी के कमांडर ने अपनी टीम को देखा। कोई हुक्म नहीं आया, कोई संदेश नहीं, बस खामोशी। और उस खामोशी में पनडुब्बी चलती रही, पीछा करती रही, बिना उभरे, बिना एक भी टॉर्पीडो दागे, क्योंकि इस जंग में हथियार से ज्यादा ताकतवर था वो डर जो पाकिस्तान को अंदर से खाए जा रहा था। यह पनडुब्बी मुंबई बंदरगाह से निकली थी, सिर्फ 10 दिनों का राशन लेकर। वह 47 दिन तक नहीं उभरी। लेकिन सवाल यह है, उस पनडुब्बी ने ऐसा क्या देखा, ऐसा क्या सुना, जिसने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को वॉशिंगटन में घुटनों के बल ला दिया? इसका जवाब छुपा है 1999 की उस सबसे खामोश, सबसे खतरनाक नौसैनिक कार्रवाई में, जिसे दुनिया ने ठीक से कभी नहीं जाना। इसका नाम था ऑपरेशन तलवार। 14 फरवरी 1999 भारतीय प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी एक बस में बैठकर लाहौर की सरजमी पर उतरे। पाकिस्तानी प्रधानमंत्री नवाज शरीफ ने उनका हाथ थामा। दोनों ने लाहौर घोषणा पत्र पर दस्तखत किए। दुनिया ने कहा, दक्षिण एशिया में शांति का नया अध्याय शुरू हुआ। लेकिन उसी वक्त लाहौर से कुछ 100 किलोमीटर उत्तर में पाकिस्तान की सेना का जनरल परवेज मुशर्रफ एक अलग ही खेल खेल रहा था। पाकिस्तानी फौज की विशेष सेवा समूह और नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के सैनिक बर्फ के तूफान की आड़ में नियंत्रण रेखा पार करके भारतीय जमीन पर काबिज होते जा रहे थे। 132 से ज्यादा चौकियां, 160 किलोमीटर की पट्टी, और यह सब तब जब वाजपेयी लाहौर की गलियों में दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे थे। यह विश्वासघात था, सुनियोजित, ठंडे दिमाग से तैयार किया गया। लेकिन मुशर्रफ ने एक बात नहीं सोची थी। भारत के पास एक तीसरा मोर्चा था, एक ऐसा मोर्चा जो न आसमान में था न जमीन पर। वह था समुद्र की गहराइयों में। 3 मई 1999 भारतीय सेना के गश्त दल ने कारगिल की पहाड़ियों पर घुसपैठियों को देखा। दिल्ली में अलर्ट, सेना हरकत में आई। वायुसेना ने 26 मई को पहले हवाई हमले किए, लेकिन उससे पहले 20 मई को ही भारतीय नौसेना की एक लैंडर क्लास फ्रिगेट INS उदयगिरी द्वारका तट के पास बैरियर गश्त पर निकल चुकी थी। किसी ने नोटिस नहीं किया। यही चाहती थी भारतीय नौसेना। नौसेना प्रमुख थे एडमिरल सुशील कुमार। उन्होंने एक बात साफ कर दी अपनी टीम को, यह युद्ध सिर्फ कारगिल की पहाड़ियों पर नहीं लड़ा जाएगा, यह जंग अरब सागर के नीले पानी में भी लड़ी जाएगी। तुरंत एक ऐतिहासिक फैसला हुआ। हर साल मई जून में भारतीय नौसेना की पूर्वी और पश्चिमी फ्लीट बंगाल की खाड़ी में समरिक्स युद्धाभ्यास करती थी। इस साल बिना किसी घोषणा के यह अभ्यास अरब सागर में स्थानांतरित कर दिया गया। पूरी पूर्वी नौसेना फ्लीट विशाखापत्तनम से निकली और पश्चिमी फ्लीट से जा मिली। यह भारतीय नौसेना के इतिहास में पहली बार था। दोनों फ्लीटें एक साथ, एक ही जगह, एक ही दुश्मन के सामने। साजिश की यह पहली परत थी। असली खेल अब शुरू होने वाला था। 22 मई 1999 भारतीय नौसेना ने चुपचाप अपना सबसे बड़ा दांव चला। ऑपरेशन तलवार आधिकारिक रूप से शुरू हुआ। 25 मई तक पश्चिमी फ्लीट पूरी तरह तैनात हो चुकी थी। 30 से ज्यादा युद्धपोत, पनडुब्बियां, मिसाइल बोट, टोही विमान, उभयचर ब्रिगेड और सबसे खतरनाक पनडुब्बी दस्ता। हर जहाज पर असली युद्धकालीन गोला बारूद लादा गया था। मिसाइलें, टॉर्पीडो, रॉकेट, तोपों के गोले। यह कोई अभ्यास नहीं था, ये युद्ध की पूरी तैयारी थी। INS तारागिरी गुजरात के द्वारका तट पर बैरियर पेट्रोल पर, INS वीर और INS निर्घात ओखा बंदरगाह के पास। 2 मिसाइल नावें, एक गश्त पर, दूसरी 1 घंटे के नोटिस पर तैयार। और पनडुब्बियां, वो तो पहले से ही कराची के नीचे थी, लेकिन पाकिस्तान को अभी इसका अंदाजा भी नहीं था। मुंबई बंदरगाह एक पनडुब्बी रात के अंधेरे में चुपचाप रवाना हुई। उसमें राशन था, सिर्फ 10 दिनों का, क्योंकि किसी को नहीं पता था यह मिशन कितना लंबा चलेगा। वह पनडुब्बी अरब सागर की गहराइयों में उतर गई। कोई रेडियो संदेश नहीं, कोई सतह पर आना नहीं, बस एकांत, अंधेरा और सोनार की पिंग। अगले 47 दिनों तक वह पनडुब्बी कराची बंदरगाह के आसपास के समुद्री इलाके में चक्कर लगाती रही। पाकिस्तानी नौसेना के हर जहाज की हलचल रिकॉर्ड करती रही, हर पनडुब्बी की स्थिति नोट करती रही। खामोश, अदृश्य, घातक। यह एक कोवर्ट ऑपरेशन था, समुद्र के उस तल पर जहां सूरज की रोशनी भी नहीं पहुंचती। पाकिस्तानी नौसेना को पता था भारतीय पनडुब्बियां कहीं हैं, लेकिन कहां, किस गहराई पर, कितनी, यह नहीं पता था। और यही अज्ञानता उनकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। सच्चाई इससे भी ज्यादा भयानक थी। पाकिस्तान के नौसेना प्रमुख एडमिरल फसीह बुखारी ने एक बंद बैठक में खुद माना था, हमारी ताकत में नहीं है कि भारतीय नौसेना की विशाल शक्ति का सामना कर सके।
जून 1999 का मध्य भारत सरकार ने युद्धकालीन अभियान आदेश ORBAT जारी किया। नौसैनिक कमांडरों को रूल्स ऑफ एंगेजमेंट मिल गए और फिर हुआ वो जो पाकिस्तान ने कभी नहीं सोचा था। भारतीय युद्धपोत कराची बंदरगाह से सिर्फ 12 समुद्री मील दूर तैनात हो गए। 12 समुद्री मील यानी अंतर्राष्ट्रीय जल सीमा की नाक पर। यह एक सावधानी से रचा गया सामरिक दबाव था, अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन नहीं, लेकिन एक ऐसा संदेश जो पाकिस्तान की रूह तक पहुंच गया। पाकिस्तान समझ गया भारतीय नौसेना कराची को, पाकिस्तान के सबसे बड़े बंदरगाह को अपनी मुट्ठी में ले सकती है। पाकिस्तान की 95% व्यापारिक गतिविधि इसी बंदरगाह से होती थी। तेल के टैंकर, खाद्यान्न के जहाज, सैन्य सामग्री सब एक झटके में बंद हो सकता था। पाकिस्तानी नौसेना घबरा गई। उसने अपने युद्धपोत कराची से हटाकर मकरान तट के छोटे बंदरगाहों उरमारा, पसनी, ग्वादर और जीवानी में छुपा लिए। यह भागना नहीं था, यह आत्मसमर्पण की पहली कड़ी थी। लेकिन फाइलों में एक ऐसा मोड़ दर्ज था जो पूरे इतिहास को बदल सकता था। जून 1999 के आखिरी दिन भारतीय नौसेना की खुफिया नजर ने अरब सागर में एक संदिग्ध मालवाहक जहाज को पकड़ा। वह उत्तर कोरिया से आ रहा था, पाकिस्तान की तरफ जा रहा था। जब उसे रोककर तलाशी ली गई तो भीतर मिला मिसाइलों के पुर्जे, युद्धकालीन सामग्री। यह आकस्मिक नहीं था, यह एक सुनियोजित कोवर्ट सप्लाई लाइन थी। चीन, जो पाकिस्तान का पुराना रणनीतिक सहयोगी था, प्रत्यक्ष सहायता देने से कतरा रहा था क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय दबाव था। लेकिन उत्तर कोरिया के जरिए एक पर्दे के पीछे से यह मदद पहुंचाई जा रही थी। भारतीय नौसेना ने वह जहाज जब्त कर लिया। पाकिस्तान का यह आपातकालीन रसद मार्ग खत्म। लेकिन सच्चाई तो और भी भयानक थी। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ जून के आखिरी हफ्ते में चीन गए थे। बीजिंग में उन्होंने सीधे मदद मांगी। चीन के प्रधानमंत्री ने उन्हें साफ मना कर दिया। पाकिस्तान जियोपॉलिटिकल शतरंज के इस पड़ाव पर अकेला था। जून के अंत तक पाकिस्तानी जनरलों ने एक आखिरी दांव खेला, परमाणु हथियारों का संकेत। पाकिस्तान ने 1998 में परमाणु परीक्षण किया था, भारत ने भी। और अब कारगिल की पहाड़ियों पर जैसे जैसे पाकिस्तान का पलड़ा भारी पड़ने लगा, वैसे वैसे परमाणु धमकी का खेल शुरू हो गया। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्टें बता रही थी पाकिस्तान ने अपने परमाणु हथियारों को अग्रिम मोर्चे के करीब स्थानांतरित किया था। दुनिया डर गई, अमेरिका घबराया, लेकिन भारतीय नौसेना उसने उल्टा किया। जब पाकिस्तान ने परमाणु काट खेला, भारतीय युद्धपोत और पीछे नहीं हटे, वे और आगे बढ़ गए, कराची के और करीब। यह एक सामरिक संदेश था जिसे शब्दों में नहीं बल्कि टनों स्टील और मिसाइलों की भाषा में कहा गया था। हम डरते नहीं। भारत की नौसैनिक शक्ति उस वक्त पाकिस्तान से 7 गुना ज्यादा थी। पाकिस्तान के पास भारत की पश्चिमी फ्लीट का मुकाबला करने की भी क्षमता नहीं थी, और यहाँ दोनों फ्लीटें एक साथ थीं। पाकिस्तानी नौसेना प्रमुख एडमिरल फसीह बुखारी जनरल मुशर्रफ के साथ एक बैठक में खुलकर भिड़ गए। उन्होंने कहा, नौसेना को इस युद्ध में झोंकना आत्महत्या होगी। वह सच था, लेकिन फाइलों में एक और राज दर्ज था जो पाकिस्तान की कमर तोड़ने वाला था। भारतीय नौसेना ने एक बेहद जरूरी आर्थिक विश्लेषण किया था। पाकिस्तान अपने तेल का लगभग 90% हिस्सा समुद्री मार्ग से मंगाता था, खाड़ी देशों से, अरब सागर के रास्ते सीधे कराची, और यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी थी। भारतीय युद्धपोतों ने खाड़ी से कराची तक के इस समुद्री मार्ग पर एक अघोषित नाकेबंदी का माहौल बना दिया। कोई विदेशी तेल टैंकर आसानी से कराची नहीं जा सकता था। पाकिस्तान बौखला गया। पाकिस्तानी नौसेना, जो पहले से ही बंदरगाहों में सिकुड़ी हुई थी, अब अपने ही तेल टैंकरों को एस्कॉर्ट करने में लग गई। मकरान के छोटे छोटे तटीय रास्तों से तेल लाने की कोशिश, लेकिन देर हो चुकी थी। नवाज शरीफ ने बाद में खुद कहा, जब भारतीय नौसेना ने कराची को घेर लिया था, उस वक्त पाकिस्तान के पास सिर्फ 6 दिनों का ईंधन बचा था। 6 दिन। एक परमाणु शक्ति संपन्न देश जो युद्ध की भाषा बोल रहा था, उसके पास युद्ध लड़ने के लिए सिर्फ 6 दिनों का तेल था। यह वित्तीय आतंकवाद नहीं, यह वित्तीय गला घोटना था, और भारतीय नौसेना ने इसे बिना एक भी गोली चलाए अंजाम दिया। लेकिन ऑपरेशन तलवार सिर्फ समुद्र तक सीमित नहीं था। भारतीय नौसेना का एक विशेष इलेक्ट्रॉनिक युद्धक स्क्वाड्रन, डोनियर विमानों का दस्ता नियंत्रण रेखा के किनारे किनारे उड़ान भरता रहा। इन विमानों का काम था इंटेलिजेंस इंटरसेप्शन, पाकिस्तानी सेना के संचार, रेडियो फ्रीक्वेंसी, राडार सिग्नल। यह जानकारी सीधे भारतीय थल सेना और वायुसेना को मिलती थी। जब भारतीय तोपखाना कारगिल की पहाड़ियों पर गोले बरसा रहा था, तो यह नौसैनिक हाइड्रोग्राफिक टीमें थीं जिन्होंने सटीक लक्ष्य चिन्हित किए थे।
नौसेना के जल सर्वेक्षण दस्ते, थल सेना की तोप बैटरियों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर यह संयुक्त अभियान था। थल, वायु और नौसेना एक साथ एक लक्ष्य, और इस तिकड़ी ने पाकिस्तान को हर मोर्चे पर घेर लिया था। लेकिन असली झटका अभी बाकी था। 30 जून 1999 भारत की उभयचर ब्रिगेड पोर्ट ब्लेयर से पश्चिम की ओर गोवा की तरफ रवाना हुई। यह संदेश था एक ऐसा सामरिक संकेत जिसे भारत ने खुलकर नहीं कहा, लेकिन पाकिस्तान ने समझ लिया। उभयचर ब्रिगेड वो दस्ता होता है जो समुद्र से जमीन पर उतरता है, यानी भारत अगर चाहता तो मकरान के तट पर सैनिक उतार सकता था, सीधे पाकिस्तान की जमीन पर। पाकिस्तान के रक्षा प्रतिष्ठान में हड़कंप मच गया। अमेरिका के राष्ट्रपति बिल क्लिंटन, जिनके दूत ब्रूस राइडल पहले से ही इस्लामाबाद और दिल्ली के बीच दौड़ रहे थे, अब और घबरा गए। अमेरिकी खुफिया की रिपोर्टें साफ कह रही थीं, भारत अगला कदम उठाने की स्थिति में है, और वो कदम कारगिल तक सीमित नहीं रहेगा। 4 जुलाई 1999 अमेरिकी स्वतंत्रता दिवस। नवाज शरीफ वॉशिंगटन में राष्ट्रपति क्लिंटन से मिले। वो अकेले आए थे, बिना किसी बड़ी टीम के। क्लिंटन ने साफ कहा, पाकिस्तान को नियंत्रण रेखा पर वापस जाना होगा, बिना शर्त। नवाज शरीफ के पास कोई विकल्प नहीं था। उत्तर में कारगिल की पहाड़ियों पर भारतीय सेना आगे बढ़ रही थी। पश्चिम में भारतीय नौसेना उनके तेल की नसें दबाए हुए थी। दक्षिण में अरब सागर की गहराइयों में भारतीय पनडुब्बियां थीं। पूरब में कोई सहयोगी नहीं। नवाज शरीफ ने पाकिस्तानी सेना की वापसी का ऐलान किया। एक परमाणु शक्ति बिना एक भी नौसैनिक गोला दागे घुटनों पर आ गई थी। यही था ऑपरेशन तलवार की असली जीत। 14 जुलाई 1999 भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने घोषणा की, ऑपरेशन तलवार सफल रहा। 26 जुलाई को भारत ने कारगिल विजय दिवस मनाया। थल सेना के वीरों को याद किया गया, वायुसेना के जांबाजों को सम्मान मिला, लेकिन नौसेना जैसे आई थी वैसे ही चुपचाप वापस चली गई। कोई ढोल नहीं, कोई परेड नहीं, कोई सुर्खी नहीं। पनडुब्बियां जो 47 दिन तक अंधेरे में रहीं, बंदरगाह पर लौटी चुपचाप। एडमिरल सुशील कुमार ने बाद में कहा, नौसेना ने अरब सागर में निर्विरोध वर्चस्व स्थापित किया। यह हमारी खामोश जीत थी। खामोश जीत, दो शब्द जो इतिहास की सबसे गहरी सच्चाई बयान करते हैं। 4 दिसंबर 1971 की रात INS त्रिशूल और INS तलवार कराची के तट पर मिसाइलें दाग रहे थे। पाकिस्तानी नौसेना के जहाज जल रहे थे। कियामारी के तेल भंडार धू कर जल रहे थे। उस रात पाकिस्तान ने समझा था भारतीय नौसेना क्या होती है। 28 साल बाद 1999 में भारत की नौसेना ने वही पाठ फिर से पढ़ाया, लेकिन इस बार बिना एक भी मिसाइल दागे। यही है असली सामरिक परिपक्वता। जब दुश्मन को यह पता हो कि आप क्या कर सकते हैं और फिर भी आप न करें, तो वह डर किसी भी मिसाइल से ज्यादा घातक होता है। ऑपरेशन तलवार ने दुनिया को एक नई अवधारणा दी। फ्लीट इन बीइंग, यानी बेड़े की मौजूदगी ही काफी है। लड़ाई जरूरी नहीं। वो पनडुब्बियां जो 47 दिन नहीं उभरी, वो युद्धपोत जो कराची की नाक तक पहुंच गए लेकिन गोली नहीं चलाई, वो इलेक्ट्रॉनिक योद्धा जो नियंत्रण रेखा के ऊपर चुपके से उड़ते रहे। यह सब इतिहास की किताबों में उतनी जगह नहीं पाते जितने हकदार हैं। लेकिन कारगिल की असली जीत सिर्फ पहाड़ों पर नहीं हुई थी। वह जीत समुद्र की उन गहराइयों में हुई थी जहाँ कोई कैमरा नहीं पहुँचा, जहाँ सिर्फ अंधेरा था, खामोशी थी और भारत की अजेय इच्छा शक्ति थी।